80 वर्ष का हो चुका हूँ। सन 1958 में दिल्ली से मैं प्रयाग आया था और प्रयाग आकर प्रयाग का ही होकर रह गया। यहाँ निराला जी, पंत जी, महादेवी जी, इन सबका सानिध्य मिला और मन ऐसा रम गया कि आज मुझे गर्व है कि मैं प्रयाग का हूँ। जब आप यहाँ पर आए सन 58 में, तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये थी कि उस काल में सबसे ज़्यादा साहित्य के धनी लोग पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, पंडित सुमित्रानंदन पंत, इलाचंद जोशी, बालकृष्ण भट्ट जी, इधर महामना मदन मोहन मालवीय जी का सानिध्य, उधर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी, या फिर इधर महादेवी वर्मा जी, राम कुमार वर्मा जी, न जाने कितनी साहित्य की विभूतियाँ। और उन विभूतियों के बीच में चल करके जब आप राजधानी दिल्ली से प्रयाग पधारे, तो उस काल में, उस अतीत में जरा झांकिए और देखिए कि आपको क्या नज़र आता है उन साहित्यकारों की दुनिया में प्रवेश करते हुए। नाटक और नौटंकी में कहाँ पहुँच गए आप और आज की इस दुनिया को आप देखते हुए क्या कहेंगे? दरअसल जब मैं प्रयाग आया तो इन साहित्यिक विभूतियों से मेरा परिचय हुआ। निराला जी मुझे बहुत प्यार करते थे और पंत जी के पास मैं गया और मैंने कहा कि ये मेरा पहला काव्य संग्रह है, प्रकाशित होना है, आप कुछ लिख दीजिए तो कोई पब्लिशर छाप देगा। पंत जी ने कहा मैं बगैर पढ़े नहीं लिखता। तो मैंने कहा पढ़ लीजिए आप, कहीं फिर 15 दिन बाद आना। मैं 15 दिन बाद पहुंचा तो पंत जी दरवाजे पर ही मुझे लपक लिया और हृदय से लगा लिया और कहा भाई तुमने तो मेरी अपेक्षा से ज़्यादा अच्छा लिखा है और मैंने भी बहुत अच्छा लिखा है तुम्हारे लिए। और फिर पंत जी से ऐसा संबंध बना कि मुझे एक घटना याद आती है कि एक चेक मिला रेडियो आकाशवाणी का, मेरा अकाउंट नहीं था, तो मैंने पंत जी से कहा कि ये चेक मिला है, मेरा अकाउंट नहीं है। तो बोले इसको ये लिखो, पे टू सुमित्रानंद पंत। हमने लिख दिया उस पर। वो गए, उन्होंने उसकी राशि हमको ला के दे दी। तो कम से कम 7-8 वर्ष यही क्रम चला। जब चेक मिलता था तब उनके पास पहुंच जाते थे, पंत जी पैसा दे देते थे, चेक रख लेते। अब मैं राजेंद्र जी आपको ये जानना चाहता हूँ कि उस काल में जो विभूतियाँ थीं यहाँ, उन विभूतियों का स्मरण करते हुए ये तो पंत जी के साथ की आपकी बड़ी सानिध्य की, बड़े प्रेम भाव की, रस भाव की कथानक है। और तमाम विभूतियाँ रहीं, कैसी कैसी विभूतियाँ यहाँ रहीं कि उनके बीच में रह करके आप एक वो नाटककार बने और फिर नौटंकी जैसी विधा को पुनर्जीवित कर दिया। मेरा संबंध डॉक्टर राम कुमार वर्मा से हुआ। डॉक्टर राम कुमार वर्मा उस वक्त एकांकी के जनक कहे जाते थे। तो वो इतने निकट आ गए मेरे कि मुझसे कहने लगे कि भैया ऐसा है, हमारा जन्मदिन है, नाटक हो रहे हैं, कुछ इसमें तुम भी योगदान करो। तो मैंने उनके नाटक करवाए। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं नाटक लिख सकता हूँ। लेकिन रेडियो में नाटक लिखने की प्रेरणा 1960 में मैंने प्रसाद जी की कहानी पुरस्कार पर नाटक लिखा, उसका रूपांतरण किया और उसको स्टेज किया। उसमें हीरो भी मैं था, डायरेक्टर भी मैं था, लेखक भी मैं था। तो उसको पंत जी, महादेवी जी
और गिरजा कुमार माथुर जी देखने आए। तो जब ख़त्म हो गया तो मैं मंच से सामान उतार रहा था, तो वो चढ़े आए ऊपर और बोले कि ये नाटक रूपांतरण किसने किया है? मैंने किया है, कुछ पुरस्कार देंगे आप? हम जानते नहीं थे कि ये, तो वो लेके नहीं, अच्छा लगा मुझे तो मैं आ गया। मैंने आप अपना परिचय देंगे? कल मैं गिरजा कुमार माथुर हूँ, स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो। मैंने कहा क्षमा कीजिएगा, बहुत नाम सुना था आपका, आज दर्शन हुए, मुझसे गलती हो गई। कहने नहीं कोई बात नहीं है, हमारे लिए नाटक लिखोगे? हमने कहा इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? तो बोले आओ, फिर कल आओ 10 बजे। और वो तब से वहाँ लेखन आरंभ हो गया। यानी एक लेखक की यात्रा उसी समय आरंभ हो गई इस प्रयाग की धरती पर। अब जरा प्रयाग के बाद में बताइए, सन 54 में कुंभ पड़ा था, 58 में आप यहाँ आते हैं, और आने के बाद प्रयागराज को जब देखा तो 12 साल बाद पुनः कुंभ आया 64 में। तो 64 में, 54 के बाद 66 में, 1966 में जब कुंभ आया, तो उस कुंभ के काल की स्मृतियों से के साथ जुड़ करके आपने कुंभ को अपनी नज़र से देखा? कुंभ के मेला जब हुआ तो मैं मगन हो गया, और पूरा दिन मेरा कुंभ में ही बीता था। इतने पंडाल, इतने उपदेश, इतने उद्बोधन सुनने को मिलते थे कि मन गदगद हो जाता। लेकिन जो पिछले वर्ष कुंभ हुआ वो अद्भुत था, ऐसा मैंने न देखा न हुआ। तो ये जो कुंभ लगा, ये जो कुंभ संपन्न हुआ है, इस कुंभ को लेकर के आपको क्या ऐसी चीज़ अच्छी लगी कि ये त्रिवेणी है, भरद्वाज ऋषि की धरती है, प्रतिष्ठानपुर झूसी भी यहीं पर है, अलगपुरी भी है, प्रयागराज भी है, त्रिवेणी संगम भी है, सब कुछ है और पूरी दुनिया की धरोहर बन चुकी है ये धरती? मुझे ऐसा लगा कि इस मिट्टी में कुछ ऐसा अद्भुत है कि जाने कहाँ कहाँ से लोग बगैर चिट्ठी पाए आते हैं, बगैर आमंत्रण के आते हैं, और कुछ तो है इसमें, नहीं तो क्यों आए? और आते हैं तो वो प्रणाम के योग्य है, उनकी भक्ति प्रणाम के योग्य है। और हमको जो कुछ मिलता है वो सब उन संतों की उद्बोधन की दक्षिणा है। तो आज आप कुछ, जैसे कि त्रिवेणी संगम तट पर आप स्वयं भी हैं, त्रिवेणी की गोद में बैठे हैं, उसी त्रिवेणी की गोद में बैठे हैं जिस त्रिवेणी के लिए, दर्शन के लिए दुनिया के लोग आते हैं, और उस गोद में बैठ करके आप अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में क्या कहेंगे? अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या कहेंगे? मुझे एक बात से बड़ी चिंता है और बड़ा दुख भी है कि आज प्रयाग की, जब मैं आया था तब प्रयाग हर तरह संपन्न था ना, बहुत से नाटक होते थे, बहुत बड़े साहित्यकार यहाँ थे, बहुत बड़े संगीतकार यहाँ थे, बहुत बड़े नृत्य के कलाकार यहाँ थे, और रेडियो से बोलने वाले एक से एक स्वर यहाँ मौजूद थे। लेकिन आज इन सब का सन्नाटा लग रहा है। मैं समझता हूँ प्रयाग में इस वक्त लेखन से जुड़ा हुआ 87 वर्ष का मैं ही हूँ, बाकी तो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो वट वृक्ष, अक्षय वट जो है यहाँ का, तो अक्षय वट के नीचे और राजेंद्र तिवारी जी मौजूद हैं, जिन्होंने नाटक विधा को, विशेष करके रेडियो नाट्य विधा को अपनी तरह से खड़ा किया। और यही नहीं, इस नाट्य विधा के साथ नौटंकी को जन्म दिया, और नौटंकी को रेडियो में ला करके खड़ा करने का काम उसी राजेंद्र तिवारी ने किया, जिसके साथ हम लोग आज बैठे हैं।
सही है ये। और इसमें कुछ लोग व्यक्ति हैं जिनका बहुत योगदान रहा। विनोद रस्तोगी जहाँ ड्रामा प्रोड्यूसर थे, तो उनका मेरे इस कार्यकाल में अभूतपूर्व सहयोग रहा। और वो नौटंकी विधा से भी मिले हुए जुले थे। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लिया। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। आज वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन अद्भुत व्यक्तित्व था वो। और उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया नौटंकी लिखने के लिए। तो सबसे पहले नौटंकी जो लिखी थी वो थी लाख टके की बात। और सन 72 में वो बनारस में हुई। पहला उसका शो बनारस हुआ और ऐसा अद्भुत हुआ कि फिर होते ही गए शो। मैं ये मान सकता हूँ कि प्रयाग की पहचान के साथ, कलाकारों की पहचान के साथ, साहित्य के साथ राजेंद्र तिवारी जी पूरी तरह से जुड़ गए। और पूरी तरह से जुड़ ही नहीं गए, रम गए।